नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। जब एक भारतीय गोल्ड मेडल ओलंपिक्स या फिर ऑस्कर प्राइज जीतता है तो आप सोच भी नहीं सकते हम सभी का सीना गर्व से कितना चौड़ा हो जाता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आज से 2500 वर्ष पहले एक ऐसी भी शख्सियत भारत में जन्म लिए थे जो अब तक लगातार न जाने कितने देशों के करोड़ों लोगों का दिल जीते हुए हैं, वो भी अपने विचारों से, अपने विद्वता से और अपने धम्म से। आज विज्ञान के तमाम उपलब्धियों के बाद दुनिया जिस तरह से रेशनैलिटी की तरफ दौड़ रही है, ऐसे में आज से 2500 वर्ष पहले ऐसी रेशनल थिंकिंग पैदा करने वाले एक भारतीय के बारे में जानकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाना चाहिए। ये वही रेशनल पर्सनालिटी हैं जिनके विचारों पर चलकर 70 से ज्यादा विश्वविद्यालय भारत में लगातार ज्ञान विज्ञान का प्रचार पिछले 2000 सालों में करते रहे और भारत विश्व गुरु का तमगा पहनते आया। यह वो पर्सनालिटी है जिन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा गया, लेकिन आज उनके ही देश में उन पे भी कुछ तरह के सवाल आए दिन उठाए जाते रहे हैं। 2020 में उनका बर्थ डेट बुद्ध पूर्णिमा 7 मई को पड़ रहा है। ऐसे में उन पर कई तरह के सवाल जो खड़े किए जाते हैं, जैसे कि भारत की मूल संस्कृति क्या है। इस तरह के सवालों का जवाब इस वीडियो में दिया जाएगा। वीडियो में अंतिम तक बने रहें, आज आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। दरअसल कौन सी संस्कृति पुरानी है, इसको पहचानने के लिए हमें पुरातात्विक साक्ष्यों, समकालीन नोट्स और इनके वेरिफिकेशन से जो भी तथ्य उभर कर आते हैं, जो भी बेस्ट पॉसिबल निष्कर्ष निकलते हैं, वही सत्य के समान होता है। सत्य अडिग होता है और झूठ लगातार फेक न्यूज प्रचारित करते रहता है। भारत के इतिहास को अच्छी तरह से समझने के लिए इसे मोटे तौर पे 5 भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट है सिंधु सभ्यता से पहले का काल, दूसरा है सिंधु सभ्यता का समय, तीसरा है अंधकार काल, चौथा है बुद्धा काल और पांचवा है ब्राह्मणवादी काल। सिंधु सभ्यता से पहले की जो सभ्यताएं हैं उसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं पता है। सिंधु सभ्यता जो कि 1818 में पहली बार खोजी गई थी, इसके 6 प्रमुख शहर अब तक पाए गए हैं, जिसमें से मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, गढ़वारी माला, धौलवीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। तीसरा है अंधकार काल। यह वो काल है जो सिंधु सभ्यता और बौद्ध काल के बीच की है। यह काल सबसे ज्यादा विवादित है क्योंकि इसमें यह तो प्रचारित किया जाता है कि यह वैदिक काल है, आर्यों का काल है, लेकिन पुरातात्विक प्रमाण पे यह आसमान देखने लगते हैं। मसलन आज का ब्राह्मण धर्म मानने वाला व्यक्ति मंदिर जाता है, लेकिन भारत में मंदिर के प्रमाण इस अंधकार युग में नहीं मिलते। कर्मकांड का भी कोई प्रमाण नहीं मिलता, न कोई यज्ञ और हवन कुंड का मिलता। उत्खनन का इतिहास कहता है कि इस अंधकार काल में प्रचारित तथाकथित वैदिक संस्कृति का कोई भी नगर, गांव, मकान, वैदिक अनुयायी का शासक या उसका किला, उसका राज्यादेश, मुद्रा, सील, अभिलेख, मृदभांड, लिपि, विदेशी यात्री का यात्रा वृत्तांत जैसे बातों का मिलना अभी तक कतई सिद्ध नहीं हुआ है। हाँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, विकिपीडिया यूनिवर्सिटी, सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी पे लगातार फर्जी के फेक न्यूज फैलाए जाते रहे हैं। इसके बाद से बुद्धा काल। बुद्धा काल में सारे प्रमाण, शासकों के प्रमाण, वंशों के प्रमाण, शिलालेखों के प्रमाण, नगरों, विदेशी और देसी के लिखित नोट्स के प्रमाण मिलने शुरू हो जाते हैं। खास बात यह है कि हर्यक वंश, नाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश में न तो किसी तरह की वर्ण व्यवस्था का प्रमाण मिलता है, न ही किसी तरह के यज्ञ हवन या फिर किसी भी तरह के संस्कृत वेद का भी प्रमाण नहीं मिलता और न ही किसी ब्रह्मा, विष्णु, रामकृष्ण का कोई प्रमाण मिलता है। हाँ, बौद्ध स्तूप मिलते हैं और पहली सदी से बौद्ध मूर्तियां भी मिलनी शुरू हो जाती हैं। फिर इसके बाद पांचवा है ब्राह्मणवादी काल। इस काल में बौद्ध मार्गियों का पतन हो जाता है और ब्राह्मणवाद का उदय होता है। इसमें 10वीं सदी के बाद तरह तरह के मंदिर बनने शुरू होते हैं। फिर बुद्ध के अवलोकितेश्वर बुद्ध की ही मूर्तियां अलग अलग देवता प्रचारित की जाने लगती हैं और वही मूर्तियां कुछ स्तूपों को मंदिर में कन्वर्ट करके भी दिखनी शुरू हो जाती है। और आज के भारतीय इसी 1000 साल के कर्मकांडी विचारों को ही अपना संस्कृति मान बैठी हैं। तो आपको क्या लगता है, आपकी संस्कृति कितनी पुरानी है? 1000 ईयर्स, 2500 ईयर्स या फिर अंधकार काल या फिर सिंधु सभ्यता?
जो समझदार होंगे वो बुद्धा काल को ही अपना वास्तविक संस्कृति मानेंगे, क्योंकि इसमें किसी भी तरह के सबूतों का अभाव नहीं दिखता, चाहे वो शिलालेखों के हों, देसी विदेशी नोट्स के हों या फिर कोई अन्य पुरातात्विक प्रमाण। लेकिन अगर आपको बचपन से ही पीढ़ी दर पीढ़ी भारत की मूल सम्यक संस्कृति के प्रति नफरत करना सिखाया गया हो, बौद्धों को बुद्धू कहना सिखाया गया हो, देवान प्रिय को मूर्ख बताया गया हो, बुद्ध की पत्नी भद्द को भद्दा कहना सिखाया गया हो, माइथोलॉजी रामायण में बुद्ध को तथागत नास्तिक कह के चोर तथा दंडनीय समान बताया गया हो, तब आपकी आंखें कुछ ऐसा तलाश करने लगेंगी कि यार कुछ ऐसा मिल जाता कि बौद्ध काल से पहले भी हम खुद को स्थापित कर लेते हैं, यह साबित कर देते हैं कि आज के जो मंदिर हैं, जो तरह तरह की मूर्तियां हैं, जो धर्म ग्रंथ हैं, ये काफी पुराने हैं। फिर आपके पास दो ही रास्ते बचते हैं, एक तो फेक न्यूज फैलाओ बिना सिर पैर की, जैसे कुछ लोगों ने फैला दिया है कि वेद सीधे 1 अरब 96 करोड़ वर्ष पुराना है। अब तमाम उत्खनन के प्रमाण, इंसान के होने के प्रमाण या किसी जीव जंतु के होने के प्रमाण, डायनासोर कब आए गए प्रमाण, ये सारे प्रमाण एक तरफ हो जाते हैं और यहाँ से गपोड़ लीला शुरू हो जाती है और फिर लगते हैं वेद से विज्ञान टपकने। ऐसे में आप इन्हें महामूर्ख कह के एक साइड हो जाते हैं, लेकिन उनके फेक न्यूज का प्रोपेगेंडा चलते रहता है। जो दूसरा तरीका ये इस्तेमाल करते हैं वह यह है, जो सिंधु सभ्यता सबसे पुरानी प्रतीत हो रही है, उसके ही उत्खनन से जो प्राप्त प्रमाण है उसे ही क्यों न देवी देवता की तरह प्रचारित करना शुरू कर दिया जाए और सीधे 1000 साल पहले के देवी देवता को उठा के 4500 साल पहले थोप दिया जाए और सीधे कह दिया जाए देखो हम तो 4500 साल पुराने में भी थे। और ये दोनों ही तरीके लगातार आजमाए जा रहे हैं और इसमें सबसे बुरी तौर पे फंसा है ओबीसी वर्ग। उदाहरण के तौर पे कई दिनों से एक वेबसाइट लिंक मेरे कमेंट में कोई एक कमेंट करने वाले लगातार शेयर कर रहे हैं और उस लिंक में ये दिया हुआ है कि एक पुरुष योग साधना करने बैठा है, उसके अगल बगल कुछ जानवर दिख रहे हैं, शायद जानवरों को देखते हुए उसका नाम पशुपति रख दिया गया है, ऐसा निष्पक्ष लोग सोचते हैं। लेकिन नाम रखने वाले को पता है कि पिछले 1000 साल के अंदर जो कर्मकांडी संस्कृति भारत पे थोपी गई है उसमें पशुपति नाम एक काल्पनिक ईश्वर शिव का नाम है। दरअसल इतिहास का ब्राह्मणीकरण यहीं से शुरू होता है। 1818 से पहले सिंधु सभ्यता का नाम तक न जानने वाले ब्राह्मण, 1915 तक सम्राट अशोक का नाम तक न जानने वाले ब्राह्मण, उनके शिलालेख का नाम तक न जानने वाले ब्राह्मणों ने अपना अस्तित्व 2000 वर्ष पूर्व तक का न साबित कर पाने वाले ब्राह्मणों ने 4500 साल पहले के उत्खनन से प्राप्त शिल का सिर्फ नाम बदलकर अपने को वहां स्थापित करने की कितनी बड़ी साजिश रच दी है। आपको याद होगा स्मॉलेस्ट पार्टिकल हिग्स बोसोन पे रिसर्च के दौरान धार्मिक मीडिया ने उसे गॉड पार्टिकल नाम से प्रचारित कर दिया था और आज तक 90% आस्तिक अभी भी यही सोच रहे हैं कि साइंस ने गॉड पार्टिकल खोज लिया है। इसे कहते हैं धार्मीकरण और भारत में ब्राह्मणीकरण होता है। बहरहाल इस प्रचारित सील जिसको शिव बताया जा रहा है उसे जरा ध्यान से देखें और शिव की जो साधनारत अवस्था है इस फोटो को भी आप ध्यान से देखें। जो बुद्ध की विपस्सना अवस्था है उसे भी आप ध्यान से देखिए। पल भर में दूध का दूध और पानी का पानी आपको समझ में आ जाएगा। सम्यक संस्कृति भय मुक्त है, वह साधनारत है, उसे पशु पंछियों का भय नहीं। जबकि पिछले 1000 साल के अंदर पैदा हुए ईश्वर गुलामी के दौर में पैदा हुए हैं, उन्हें भय है। वह 24/7 हाथों में हथियार लेकर खड़े होते हैं, बैठते हैं या फिर सोते हैं। शिव के कमर में मृग छाल है, बाघ की छाल पर बैठा करते हैं, यानी कि मृग की किसी न किसी ने हत्या की होगी, फिर उसकी चमड़ी भी किसी ने उतारी होगी। यही कुछ हाल बाघ का भी किया होगा। लेकिन यह साधना करता हुआ पुरुष बिल्कुल ही सिंपल है। न तो इसने कोई मृग छाल पहना है, न कोई बाघ की छाल पर बैठा है, न ही त्रिशूल लेकर बैठा है और न ही डमरू लेकर, न ही इसके बगल में नंदी बैल है जैसा कि शिव में देखा जाता है। उल्टे तरह तरह के जीव जंतु इसके अगल बगल में है। शिव के गले में सर्प होता है, साधनारत पुरुष के गले में नहीं है। शिव के सर पर चंद्रमा है, वहां से गंगा निकलती है, वह कैलाश पे विराजमान होता है, जबकि साधनारत पुरुष जंगल में है। और पहाड़ पे इतने सारे जीव जंतु कैसे पहुंचेंगे? क्लियर है, यह जंगल में साधनारत पुरुष उसी परंपरा का पूर्वज है जिसके की बौद्ध हैं। अब बुद्ध की इस चित्र को आप ध्यान से देखें, उनके भी चारों तरफ इस तरह तरह के जीव जंतु हैं।
वो भी साधना रथ हैं, उनके पास भी कोई हथियार नहीं है। अब इस साधना रथ पुरुष के सर पे एक त्रिरत्न आपको दिख रहा होगा। कुछ लोगों ने इसे त्रिशूल बता दिया। यह त्रिशूल नहीं है, बल्कि यह त्रिरत्न है, जो सांची के स्तूप में भी देखने को मिलता है। इसी सिंधु सभ्यता में एक और मूर्ति मिली है। इस मूर्ति के ललाट पर आकर्षक बिंदी युक्त पट्टी नुमा मुकुट देखने को मिलता है और यही बिंदी भगवान बुद्ध के माथे पर भी देखने को मिलती है। यहाँ तक कि सिंधु सभ्यता घाटी में मिली इस मूर्ति के कपड़े के पहनने का सलीका भी बुद्ध और उसके अनुयायियों के कपड़े पहनने के तरीके से मिलता है। शिव की जो सबसे पुरानी मंदिर बताई जाती है वह 8वीं से 9वीं सदी के बीच में बनाई गई कैलाश टेम्पल है। उसमें भी उसका चित्र नहीं है और काफी बाद में शिव का चित्र बनाया गया है, जबकि बुद्ध 2500 वर्ष पहले के हैं। तो क्यों न सिंधु सभ्यता में जो ये साधना रथ सील मिली है, इसकी तुलना बौद्ध और उनके अनुयायियों से की जाए जो ज्यादा मैच कर रही है। आखिर ऐसी कौन सी साजिश आ गई है जिसके तहत अपनी ही संस्कृति जो बेस्ट मैच हो रही है उसे जमींदोज करके जो मैच नहीं भी कर रही है उसको जबरदस्ती फिट करने की कोशिश की जा रही है। और ऐसा सिर्फ एक नाम बदल देने से पॉसिबल हो गया है। अब सारे बच्चे जो थोड़ी सी भी धर्म में आस्था रखते हैं वह इस लिंक को उठा के चारों तरफ पेस्ट कर रहे हैं। क्यों? ये पशुपति हैं। पशुपति से मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, बस पेस्ट किए जा रहे हैं। लेकिन अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि यह सील की संस्कृति ही बौद्ध संस्कृति में आ रही है, अर्थात कि सिंधु सभ्यता खत्म नहीं हुई थी बल्कि वही संस्कृति चली आ रही थी। इसी तरह से आए दिन ब्राह्मणवादी मानसिकता के तथाकथित धार्मिक प्रचारक एक सिक्के जिसपे कि राम, सीता, लक्ष्मण की फोटो बनाकर सिंधु सभ्यता के नाम पर प्रचारित करते रहते हैं। अनेक वेबसाइटों ने इसकी फैक्ट चेकिंग की और यह पूरी तरह से फेक न्यूज निकली, क्योंकि राम, सीता और लक्ष्मण का पिछले 1000 वर्ष पहले किसी भी तरह का कोई प्रमाण नहीं है। कुछ तो ऐसे भी हैं जो फोटोशॉप करके हवन कुंड का प्रमाण व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे लगातार प्रचारित कर रहे हैं। जरा सोचिए, जो सिंधु सभ्यता की ईंटें उठवाकर रेल लाइन पे पूरे बिछवा दिए थे, वो तो अच्छा हुआ कि एक अंग्रेज अधिकारी यह सोच के कि इतनी जल्दी रेल लाइन कैसे बन गई चेक करने पहुंच गया, तब उसे पता चला कि ये किसी सभ्यता को उखाड़ कर ईंटें ला रहे हैं। उसने ठेकेदारों को बुलवाया, उनके आकाओं को बुलवाया, ब्रह्मा के सृष्टि बनाने से धर्म को ढोते हुए आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी वालों को भी बुलवाया। सबको जैसे सांप सूंघ गया, मुंह खुल न पा रहा था। आखिर ब्रह्मा के सृष्टि निर्माण से लेकर आज तक के बीच में ये कौन सी सभ्यता नाक के नीचे से बस गई थी जिसका ये उल्लेख ही नहीं कर पा रहे थे। न किसी धर्मशास्त्रों में उल्लेख, न ही वे उसकी खुदाई में मिले लिपियों को पढ़ पा रहे थे। अब सोचिए ये कितनी हास्यप्रद बात है कि उनकी वंशजें आज बता रही हैं कि हमारे ऋषि मुनि सिंधु सभ्यता घाटी में यज्ञ और हवन करते थे। क्या आपको नहीं लगता कि देश की समस्या चुनौतियां नहीं बल्कि ये हैं? क्या अब भी आपको डाउट है कि भारत की मूल संस्कृति क्या है? तो जरा एक नज़र इस पर भी डालें। 1826 में मैसन हड़प्पा स्थल के खुदाई का निरीक्षण कर रहे थे। अचानक से उनकी नज़र एक जगह ठहर गई। उनने उसका अच्छी तरह से निरीक्षण किया और तमाम सबूतों के आधार पर उनने इतिहास में दर्ज किया कि ये बौद्ध स्तूप हैं। 1831 में बनेंस ने भी हड़प्पा सभ्यता के अपने निरीक्षण और रिसर्च में उसमें बौद्ध स्तूप पाए जाने की बात दर्ज की। 1853 कर्निंघम ने अपने रिसर्च के दौरान यह स्टेटमेंट दिया जिसने भारत में ब्राह्मणवादी संस्कृति की चूलें हिला दी। उन्होंने साफ तौर पे हड़प्पा और बौद्ध काल का आपस में कनेक्शन होने की संभावना दर्ज की थी। दरअसल जिस तरह से स्तूप परंपरा सम्राट अशोक के काल में देखे गए वैसा ही स्तूप हड़प्पा में भी देखने को मिली। जब घोटाला होता है तो उसके डेटा सिर्फ कागज पे दिखते हैं। उसी तरह से सिंधु सभ्यता घाटी और बौद्ध काल के बीच में सिर्फ कागज पे ही वैदिक काल का घोटाला हुआ, प्रैक्टिकल ग्राउंड पे न दिखा और न ही उत्खनन प्रमाण में। 1922 में रखालदास बंदोपाध्याय ने भी बौद्ध स्तूपों की खुदाई की और पाया कि वहां से भी सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले, यानी कि सिंधु सभ्यता के बाद उसी परंपरा को बौद्ध सभ्यता भी आगे बढ़ा रही थी।
इतने अधिक साक्ष्यों के बाद भी अपनी ही जमीन पर अपनी ही संस्कृति के लिए संघर्ष करता हुआ सम्यक संस्कृति के लिए आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी उदासीन है। जरा सोचिए, अगर सम्यक संस्कृति के वंशज आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में होते हैं तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि भारत आज की डेट में पर्यटन के हिसाब से दुनिया का सबसे धनी और सबसे रिच हेरिटेज होता। लाखों करोड़ों लोगों को सिर्फ पर्यटन से रोजगार मिलता। कण कण में बौद्धों के प्रमाण मिल रहे हैं, उनकी नगरें मिल रही हैं, उनकी पेंटिंग्स मिल रही हैं, केव्स मिल रहे हैं। ये पूरी दुनिया को अब तक आकर्षित कर रहे होते। वेदों को बुद्ध से प्राचीन साबित करने के लिए एक और दावा किया जाता रहा है। कहा जाता है कि उसमें सरस्वती नदी का वर्णन है जो 2500 साल 3000 साल पहले गायब हो गई थी, इसीलिए वेद पुराने हैं। ऐसी गाथा गाने वालों ने सरकार पे यह दबाव बनाया कि भाई बौद्ध ग्रंथों में फाहियान हैंसोंग के नोट्स के आधार पर आपने खुदाई की और बौद्धों के प्रमाण मिल रहे हैं, तो हमारी वेदों में भी कुछ लिखा है, आप खुदाई करके तो देखिए, उसमें भी सरस्वती नदी के प्रमाण जरूर मिल जाएंगे। अपने तमाम किताबों के आधार पर क्षेत्र चिन्हित किया हरियाणा के यमुनानगर जिले की शिवालिका पहाड़ियों की तलहटी को। इस क्षेत्र को आदि बद्री के नाम से भी प्रचारित किया गया है। 3 जगहों पे खुदाई हुई, ABR 1, ABR 2, ABR 3। खुदाई से जो निकला उससे अधिकारियों के हाथ पांव फूलने लगे। एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, तीनों जगह पे ही बौद्ध सभ्यता के विराट सबूत, विशाल बौद्ध विहार, बौद्ध स्तूप, बुद्ध की मूर्तियां, दांतों के सेट, हड्डियां इत्यादि मिलनी शुरू हो गई। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डॉक्टर संजय कुमार मंजू ने बताया कि आदि बद्री मूलतः बौद्ध क्षेत्र है। पूरा क्षेत्र 1 वर्ग किलोमीटर का है, जिसमें अनेक छोटे बड़े बौद्ध स्तूप मौजूद हैं। हर बार की तरह एक बार फिर संस्कृत ग्रंथ ने अपनी गपोड़ लीला का कॉपीराइट मेंटेन किया और कण कण में ईश्वर की जगह बुद्ध शब्द आने लगा। जिनने खुदाई करवाने का दबाव बनवाया था उनमें अब मरोड़ उठा। उनने बिना पूर्ण रूप से यह पता लगाए कि यह आदि बद्री है कौन, उत्खनन पर रोक लगा दी। इतिहास अटकलों या कागज के पन्नों या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मैसेज से नहीं बनता। भारत की संस्कृति जमीन से निकल रही है। तो इससे साफ तौर पे पता चलता है कि बुद्धा काल कोई नई सभ्यता नहीं थी, बल्कि यह वही सभ्यता थी जो सिंधु सभ्यता में भी पाई गई थी। बहरहाल जो भी हो, एक बात तो तय है कि बुद्ध की संस्कृति सिंधु सभ्यता की संस्कृति को ही आगे बढ़ा रही थी। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को सच्चाई का पता चल सके। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।